बी यानी बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे में आपका स्वागत है, वेलकम है। मैं आपसे बात करूंगी किताबों की, कुछ आपकी पसंद की तो कुछ अपनी। आज हम बात करेंगे टैगोर की अल्प चर्चित विदुषी बहन की जीवनी स्वर्णा की, जिसे लिखा है राजगोपाल सिंह वर्मा जी ने। 2023 में पेंगुइन स्वदेश से प्रकाशित 192 पेज की और 299 कीमत की यह किताब एक वर्थ रीडिंग कही जा रही है। इस किताब की विशेषता यह है कि फिक्शन की तरह लिखी होने के बावजूद इसमें किसी गंभीर कृति का भी आभास होता है, क्योंकि किताब तथ्यों के साथ प्रामाणिकता के प्रति पूरी तरह से सतर्कता बरतती है। स्वर्णा उस विदुषी महिला स्वर्ण कुमारी देवी की जीवनी है जो सुप्रसिद्ध कवि लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर की बड़ी बहन थी। स्वर्णा या न दीदी यानी स्वर्ण कुमारी देवी, जो जीवन भर साहित्यिक और सामाजिक प्रतिबद्धताओं के प्रति समर्पित रही। उन्होंने उपन्यास, कहानियां, व्यंग, नाटक, वैज्ञानिक लेख जैसी विविध विधाओं में लिखा। यह जीवनी ऐसी विलक्षण महिला के कार्यकलापों को जानने, चुनौतीपूर्ण समय में उनके रचनात्मक योगदानों को रेखांकित कर भारतीय समाज में विशेषकर महिलाओं के उत्थान की गतिविधियों को सामने लाने का एक प्रयास है। स्त्रीदाय को अपनी पैनी दृष्टि से पहचान कर बांग्ला की इस विदुषी से हिंदी संसार को परिचित करवाने का संभवतः यह पहला प्रयास है जो राजगोपाल सिंह वर्मा ने इस शोधपरक जीवनी स्वर्णा के माध्यम से किया। इस दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। साथ ही इस रोचक पुस्तक की पठनीयता और धारा प्रवाहता से सहज उनके जीवन का परिदृश्य सामने उभर कर आ जाता है। आपको इस पुस्तक से उस अंश को सुनाने का मन है जिनमें पिता पुत्री के साथ ही पारिवारिक गठन की भावपूर्ण झलक देखने को मिलती है। समझा जाता है कि स्वर्णा का कहानी और उपन्यास लेखन शुरू करने का श्रेय दद्दा के इन कथा पाठ के सत्रों को ही जाता है। इन्हीं से उसके नन्हे मन में कहानी लेखन के बीज कुलबुलाने लगे थे। एक बार दद्दा ने कहा भी था कि इन कथा पाठों के तत्काल बाद मेरी सबसे छोटी बहन स्वर्ण कुमारी देवी ने छोटी छोटी कहानियां लिखनी आरंभ कर दी थी। हो सकता है कि ये कहानियां मेरी कहानियों से प्रेरित रही हों, पर अच्छी बात यह थी कि ये सब कहानियां मौलिक थीं। वह अक्सर मेरे पास आती और मुझे अपनी लिखी कहानियां पढ़कर सुनाया करती। मैंने हमेशा उसे इस लेखन के लिए प्रोत्साहित किया। यह उन दिनों की बात है जब उसका विवाह नहीं हुआ था। यद्यपि स्वर्णा का विवाह एक बाल विवाह था, पर कम आयु में भी पिता और भाइयों ने उसे इस सीमा तक पढ़ा लिखा दिया था कि उसका व्यक्तित्व एक प्रबुद्ध महिला के रूप में उभरकर सामने आया था। बेटी की रुचि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर पिता देवेंद्रनाथ भी उसे विशेष रूप से पढ़ाया करते थे। स्वर्णा के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ कभी कभी अचानक घर के महिला आवास वाले हिस्से में पहुंच जाते और निकट पहुंचकर आवाज लगाते, आओ बच्चों, आज तुम्हारी परीक्षा का दिन है। एक हलचल मचती और एक एक कर बेटियां मुख्य हॉल में एकत्रित होने लगती। जब सब आ जाती तब पिता उनकी परीक्षा के लिए प्रश्न पूछते। उस दिन उन्होंने हंसकर कहा, आज से आप लोगों की लिखित परीक्षा हुआ करेगी। इससे दो लाभ होंगे, एक तो आपकी स्मृति की परीक्षा होगी, दूसरे इन परीक्षाओं में आप कितने खरे उतरे हैं इसका लेखा जोखा भी रखा जा सकेगा। यह सुनकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, पर पिता ने फिर से कहा, क्यों स्वर्णा, कोई दिक्कत है क्या? स्वर्णा तो जैसे तैयार बैठी थी, लपक कर बोली, बिल्कुल नहीं, मैं तो तैयार हूँ। लिख कर जवाब देने में मुझे और भी आसानी रहेगी, क्योंकि सबसे छोटी जो हूँ। मेरा बोलकर अपनी बात सुनाना थोड़ा अनुचित लगता है, क्योंकि सब मुझसे बड़े हैं। पिता प्रभावित हुए। वह यूं भी उसका हौसला बढ़ाया करते थे। आज तो उसने और भी अच्छी बात कही थी, तो उसे लक्ष्य कर बोले, तुम्हारी विद्वता से मैं पूर्व से ही परिचित हूँ और प्रभावित भी, लेकिन लिखित परीक्षा एक अलग तरह की विधा से परिचित होने की तरह है। मौखिक जानकारी कभी भी मस्तिष्क से विस्तृत हो सकती है, लेकिन लिखे हुए शब्द हाथ और मन की स्मरण शक्ति से जीवन भर प्रभावित रह सकते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का भी मानना है। इसलिए अब यह पद्धति ही अपनाई जाएगी। इससे तुम सबका भी लाभ होगा।
पिता के आशीर्वाद से स्वर्ण कुमारी अभिभूत हो गई। उसे और क्या चाहिए था? अपने भाइयों के आशीर्वाद से अधिक उसे और कोई चाह न थी। फिर माता पिता तथा गुरुजनों का आशीर्वाद भी उसने सहेजा हुआ था। नन्ही उम्र में ही वह प्रगति के पथ पर बढ़ती चली जा रही थी। ऐसे में एक दिन माँ ने उससे रहस्य और स्नेह के मिश्रित भाव से कहा, जानती हो स्वर्णा, तुम्हारे लिए खास तैयारियां हो रही हैं, तुम्हारे विवाह की। स्वर्णा विस्मित हुई। उसने अब तक यह सब सोचा ही न था। उसका लक्ष्य तो लिखना, पढ़ना और ज्ञानार्जन करना था। वह वैज्ञानिक रहस्यों की परतों को खोलना चाहती थी, प्रगति के रास्तों पर बढ़ना चाहती थी और इनके माध्यम से निर्धन, उपेक्षित और असहाय लोगों की मदद करना चाहती थी। यही उसका सपना था। विवाह और सजना संवरना कभी उसकी प्राथमिकता में नहीं रहा। अचानक यह जानकर उसे वाकई बहुत आश्चर्य हुआ था, परंतु उसने प्रतिरोध के सौम्य तरीके से माँ से जरूर जानना चाहा, क्या अभी मेरी आयु विवाह की स्वीकृति योग्य है? माँ ने एक नजर उसको देखा और बोली, स्वीकृति? किस बात की स्वीकृति? लड़कियां स्वीकृति नहीं दिया करती। वे तो युग युगांतर से एक धरोहर की तरह होती हैं, जिन्हें माँ बाप के घरों से संस्कार देकर दूसरे उपयुक्त बंधन में भेजा जाना होता ही है। स्वर्णा सोच में पड़ गई। वह जानती थी कि माँ परंपरावादी और रूढ़ियों के प्रति बहुत समर्पित किस्म की महिला है। वह यह भी जानती थी कि पिता सौम्य और विनम्र होने के बावजूद अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं। यह वही समय था जब बंगाल में बाल विवाह को लेकर भी सुगबुगाहट होने लगी थी। उस समय के साहित्य में अल्पवयस्क विवाह को लेकर जो मुद्दे उठाए जाते थे, उन्होंने स्वर्णा को भी उद्वेलित कर दिया था। उसने पूछा, क्या मैं पिता से इस संबंध में बातचीत कर सकती हूँ? माँ हमेशा की तरह इस बार भी जल्दी ही झुंझला पड़ी थी, पर अपने विचारों को दबाकर बोली, जरूर करना, पर यह बात समझना तुम्हारे लिए आवश्यक है कि उनके फैसले सोच समझ कर होते हैं और इन फैसलों को वापस करने का कोई भी कारण उनके सामने अर्थहीन होता है। तो क्या मैं यह मानकर चलूं कि मेरी इच्छा, मन और भावनाओं के विपरीत मुझे यहाँ से विरत किया जा रहा है? स्वर्णा के ये उद्गार माँ को अच्छे नहीं लगे, परंतु वह इस बात को किसी विवाद के मुद्दे में नहीं ले जाना चाहती थी। इसलिए बोली, बेटी स्वर्णा, हम लोग तुम्हारे माता पिता हैं। हमने तुम्हें इस दुनिया को समझने की शिक्षा इसलिए दी है कि तुम अपना भला बुरा समझ सको, पर तुम्हें यह भी समझना जरूरी है कि विवाह के मामले में माता पिता से बेहतर कोई और राय कभी नहीं दे सकता, तुम्हारा स्वयं का मन भी नहीं। अभी आपने सुना स्वर्णा से मेरा एक चुना हुआ अंश। अब आप सुनिए उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पांडेय बेचन शर्मा उग्र सम्मान तथा कथाबिंब द्वारा कमलेश्वर स्मृति कथा सम्मान प्राप्त लेखक राजगोपाल सिंह वर्मा से हुई बातचीत। नमस्कार सर, बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे में आपका स्वागत है। मैं कुछ छोटे छोटे से सवाल लेके आई हूँ। तो मेरा पहला सवाल है सर कि व्यावसायिक लेखन के लिए किसी विधा को कैसे चुना जाता है? धन्यवाद शिवानी जी। आपने जो मुझसे सवाल पूछा है, विधा का चयन लेखक अपनी सुविधानुसार करता है, जिसमें उसकी अपनी अभिरुचि रही हो, वह उसमें खुद को इतना महसूस कर सके कि वह जो लिखेगा उसका प्रस्तुतिकरण पाठकों के लिए बेहतर होगा। इसके लिए समय लगता है, लेकिन लेखक को स्वयं समझ में आ जाता है कि उसकी दिशा किस विधा में जा रही है। मेरा ऐसा मानना है। ओके, तो ये हमें खुद समझना पड़ता है एक लेखक को, या जो लिखना चाहता है, कि वो किस विधा में कंफर्टेबल है और किस में वो अच्छा निभा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात, जैसे मैंने अपने आप को पहले कहानी से शुरुआत की लिखना, जी कहानियां लिखी मैंने, जी फिर एक पहली किताब लिखने की हिम्मत की। समझ में नहीं आ रहा था कि किताब कैसे लिखी जाएगी,
ये एक बड़ा प्रोजेक्ट लगता था। जी लेकिन जब लिखा तो पहली किताब ही मेरी हिट हुई और मुझे समझ में आया कि किताब लिखना, उससे जो जी आपके बात में गंभीरता आती है, क्योंकि कहानी की उम्र पत्रिका में छपती है तो महीना, 2 महीने, 3 महीने चलती है। किसी जी कहानी संग्रह में होती है तो वो थोड़ा सा और टाइम ज़्यादा चल जाती है। लेकिन किताब के रूप में अगर कोई चीज़ सामने आती है जी तो वो लाइफ लॉन्ग होती है, उसका हमेशा चर्चा में रहती है। आप रहें ना रहें पर आपकी किताब जी। रहती है। तो ये एक बड़ी बात है। अच्छा सर, इसी से निकलता एक और सवाल है कि आपने ये ऐतिहासिक जीवनियाँ लिखने की प्रेरणा कहाँ से पाई? देखिए वो बात यह है कि मेरा बैकग्राउंड, थोड़ा पृष्ठभूमि मेरी इतिहास के अध्ययन की रही है। जी वो बात अपनी जगह है, लेकिन इतिहास मुझे वैसे भी थोड़ा रोमांचित करता रहा है और मैंने देखा कि काफ़ी विषय ऐसे हैं जिस पर अभी हिंदी में कम से कम जी लिखा नहीं गया है। ऐतिहासिक विषय अभी लिखने के लिए बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र पड़ा हुआ है। और पहली किताब थी मेरी बेगम समरू का सच। वह मेरे जन्म स्थान के नज़दीक उस बेगम जी की कहानी थी जिसके बारे में काफ़ी आधी अधूरी बातें हैं लोगों के पास। तो मैंने सोचा कि पहली बार इस विषय पर ही लिखा जाए और उसमें जो लिखा जाए वो काफ़ी कुछ इतिहास सम्मत हो, जी यानी उसमें तथ्यों का उनका ध्यान रखा जाए, उसको फिक्शन कम और तथ्यात्मक ज़्यादा बनाया जाए। तो वह मुझे अच्छा लगा, वो किताब बहुत सफल हुई। तो फिर मेरी आगे हिम्मत बढ़ी। जी। तो सर इसका मतलब है कि ऐतिहासिक जीवनी लिखने में काफ़ी मेहनत लगती होगी, तो आमतौर पे कितना समय लगता है इसमें? देखिए पहली किताब जो मैंने लिखी थी, क्योंकि पहली बार उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था और उसमें मैंने ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत की। काफ़ी चीज़ों को मैंने समझा, पढ़ा, देखा। मैं खुद वहाँ पर कई बार गया और उसके बाद उसको रिवाइज़ करने में, चीज़ों को ठीक करने में, सही पर्सपेक्टिव लेने में, और इस तरह से काफ़ी समय लगा, लगभग 2.5 साल लगे। लेकिन अब मेरा जो लेखन है उसमें अब मैं 8 महीने, साल भर, या उस पर डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी किताब जा रही है, क्योंकि आपको जब लिखते हैं तो पता नहीं होता कि इसका ये किस सीमा तक जाएगी, कितने पृष्ठों में आएगी, कितने शब्द आएंगे इस किताब में। जब तक बात पूरी न हो, जब तक उसका लॉजिकल एंड ना हो, तो किताब पूरी नहीं होती है। तो वह उसको उसके इस बात को छोड़ देना चाहिए कि कहाँ तक जाएगी। वो बाद में जब फाइनल करें तो उसको रिवाइज करते समय ये देखा जा सकता है कि कौन सी चीज़ें अनावश्यक हैं उसमें, या उसकी ज़रूरत उनके बिना भी काम चल सकता है। तो इसमें फिर सर कई राउंड ऑफ एडिटिंग भी हो जाती होगी? बिल्कुल, बिल्कुल, कई राउंड होती, कम से कम 3 राउंड तो होती ही है और फिर प्रकाशक के स्तर से भी होती है। 3 राउंड का मतलब ये है कि अगर आप उसमें 2 महीने, 3 महीने का गैप रखें तो आपको लगेगा कि ये नई किताब कोई है, नया कोई, आपको ये भी लगेगा कि ये आपकी लिखी हुई नहीं है, किसी और ने लिखा है कि अरे! ये तो ऐसा लगता ही नहीं कि हमने लिखा है। अगर लेकिन तुरंत के तुरंत अगर करेंगे उसमें एडिटिंग तो फिर वो चीज़ें दिखती नहीं है, क्योंकि आपका लेखन, अपना लेखन जो होता है, उससे आपको बड़ा प्रेम होता है। वो ऐसा ही है जैसे कोई आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, तो उनकी कोई कमी नहीं दिखती। जी जी लेकिन जब उसको कुछ दिन बाद, कुछ गैप के बाद, 3 जी महीने, 6 महीने, 8 महीने बाद देखते हैं तो उसमें आपको कई ब्लंडर भी दिखती जी हैं, कई चीज़ें ऐसी दिखती हैं जो आप उसको बेहतर रूप से लिख सकते थे। तो उसको जी आपको जितनी बार रिवाइज करेंगे, कम से कम 2-3 बार करें, तो वो बहुत बेहतर बनती है। जी, इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। अच्छा एक चीज़ मुझे एकदम से ख़्याल आया कि स्वर्णा को लोग इतना सराह रहे हैं, तो ये स्वर्णा जैसी पर्सनैलिटी पे आपका ध्यान कब और कैसे गया और उस पे लिखने का विचार कहाँ से आया? एक्चुअली मैं कुछ इस तरह के पात्रों को खोजता रहता हूँ जिन पर कम लिखा गया जी, है और काफ़ी कम लिखा गया हो। इसी तरह से मैंने एक रामचंद्र गुहा सर का लेख पढ़ा, उसमें उन्होंने कुछ जी, लोगों का जिक्र किया था, कुछ महिलाओं का जिक्र किया था जिनको इतिहास में वो जगह नहीं मिली। उसमें स्वर्ण कुमारी देवी का भी नाम था। जब तक मैंने भी उनके बारे में नहीं सुना था, फिर मैंने उनके
विषय में जानने का जी बहुत अध्ययन किया, बहुत लोगों से बात की, बहुत लाइब्रेरीज में उनके पुराने मोनोग्राफ और उनके बारे में उनकी किताबों का जो उनका लेखन जहाँ जहाँ से भी मुझे मिला जी सब पढ़ा मैंने। कुछ बंगाली मित्रों से जी भी बात की, उन्होंने भी कुछ मेरी मदद की, तो उसके जी। बाद फिर इसकी रूपरेखा बनी। ओके। तो मतलब स्वर्णा जो है वो देखिए कैसे होता है कि लेखक तक कैसे एक पात्र पहुंचा, उसने एक सफर तय किया। जी। अच्छा सर ये बताइए कि सक्रिय लेखन में आप कब से हैं और नए लेखकों के लिए आप क्या कोई संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सक्रिय लेखन की जहाँ तक बात है, आपको शायद पता होगा कि मैं सरकारी नौकरी में रहा जी सर। और 2017 में मेरा रिटायरमेंट हुआ। जी और आप यकीन मानिए कि 2017 से पहले मैंने कोई किताब नहीं लिखी थी, जबकि मेरी बैकग्राउंड लेखन की है। मेरा पब्लिक रिलेशन और पब्लिकेशन का ही काम था, अच्छा। लेकिन मेरे पास उस तरह का समय नहीं रहा कभी कि मैं किताब लिखने के बारे में सोच सकूं कोई। जी जी छोटे मोटे आर्टिकल्स वगैरह मैं हमेशा लिखता रहा, पर वो उसको मैं कोई ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ नहीं मानता। एक किताब लिखने में आपकी पूरी पर्सनैलिटी, पूरा मेहनत सामने आती है। तो जी जी वो मैंने रिटायरमेंट के बाद लिखना शुरू किया और ये मेरे पिछले 5 सालों में लगभग 17 किताबें मेरी आई हैं। और मुझे लेखन के अलावा और कोई ना शौक है ना कोई व्यसन है, तो इसलिए मैं अपना अधिकतर समय लेखन को देता हूँ। जब लिखता हूँ तो उसमें समय जाता है, और जब उसके बारे में अपनी तैयारी करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, तो जी उसमें समय जाता है। तो इस तरह से मेरे पास कुछ इस ऐसे चरित्रों का, ऐसे विषयों का काफ़ी नोट्स रहते हैं जिस पर मुझे अभी मैं लिख रहा हूँ या आगे लिखना है। तो वो आप खुद समझ सकते हैं उसको कि किस विषय पर मैं कोशिश ये करता हूँ कि जिस पर किसी ने या तो ना लिखा हो, या अच्छा ना लिखा हो, काम चलाऊ लिखा हो, या जिसमें कोई आवश्यकता हो लिखने की। जी अभी जी जैसे सरदार पटेल की बेटी, वो 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही, फ्रीडम मूवमेंट में बड़ा नाम रही, लेकिन उनके बारे में कोई किताब नहीं है। मैं उनका अध्ययन कर रहा हूँ, मैंने बहुत चीज़ें उनकी पढ़ी समझी और उस पर मैं जी अपनी कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह से अ, विक्रम साराभाई की बहन मृदुला साराभाई, उनका बड़ा योगदान था फ्रीडम स्ट्रगल में, लेकिन उनके विषय में आपको कोई किताब ढूंढे नहीं मिलेगी। जी। तो उनका भी मैंने काफ़ी अध्ययन किया उनके विषय में। इसी तरह से सब्जेक्ट अपने आप निकल कर आते हैं। इट मीन्स कि हमें अभी आगे भी देखते रहना है कि सर क्या-क्या लिख रहे हैं और राजगोपाल जी की कलम से क्या-क्या निकल के बाहर आने वाला है। धन्यवाद। अब ये है कि नए लेखकों को अपना रास्ता खुद ही बनाना होता है, लेकिन उनको पहले ये समझना चाहिए कि उसमें किस विषय में उनकी रुचि है और किस विषय में वो बेहतर समझ विकसित कर सकते हैं, और उस हिसाब से आगे आने वाली किताब को अपने नोट्स बनाएं, उसके बारे में समझें। और अभी तक जैसे ये बेगम समरू की किताब थी, इसमें 8-10 लोगों ने पहले भी लिखा, अमृतलाल नागर ने भी लिखा, लेकिन एक तो देखना ये होता है कि आपको उनका जो स्टाइल था उससे डिफरेंट होना चाहिए, और जो उन्होंने कमी छोड़ी उसको आपको पूरा करना चाहिए। उन्होंने फिक्शन लिखा, और फिक्शन भी ऐसा लिखा कि उसकी वास्तविक पर्सनैलिटी वो दब कर रह गई। उसमें सारी चीजें इतिहास से अलग किस्म की सब आ गई, किस्से, कहानियां और कल्पनाएं। लेकिन मैंने उससे बचकर उनके जो असली चरित्र था, जो व्यक्तित्व था, उसको मैंने सामने रखा। ये मेरा तरीका है। तो सर एक्चुअली क्या है कि लेखक के तौर पर आपको अपनी भी एक पहचान गढ़नी पड़ती है और उसकी छाप छोड़ने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, वो केवल मेहनत के अलावा कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना उसको बारीकी से जाएंगे, जितनी जी गहनता से, जितने संदर्भों को आप देखेंगे, उतनी ही बेहतर किताब बनेगी, ये निश्चित है। और इसके लिए
कोई जी, दबाव में नहीं, किसी प्रेशर में नहीं, या किसी तरह के किसी पूर्वाग्रह के साथ नहीं लिखना चाहिए। जी, दोनों पक्षों को देखना चाहिए कि उनका क्या पॉजिटिव, क्या सकारात्मक योगदान रहा है और क्या जी, नकारात्मक पहलू रहे हैं। तो दोनों को लिखने में आप उसको जिसके बारे में भी लिखें, उसको अपना नायक या नायिका जी, मानकर नहीं लिखें। उनको ये लिखें देखकर कि इतिहास में उन्होंने क्या काम किया, पिछला उनका किस तरह का की जी। भूमिका रही है। तो उस पर जो चीज़ सच हो वही लिखना चाहिए। यही मैं करता हूँ। जी, एक्चुअली तो लेखन जो है, राइटिंग जो है, वो एक बहुत ज़िम्मेदारी का काम है और उसको उसी तरीके से गंभीरता के साथ निभाना भी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ये ज़रूरी है क्योंकि अगर हाँ जी, अगर अगर आप फिक्शन लिख रहे हैं जी, तो आपको छूट मिल जाती है, लेकिन अगर आप इतिहास के किसी चरित्र पर लिख रहे हैं तो आपको उस छूट का अनावश्यक लाभ नहीं लेना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। सही कह रहे हैं आप। सर हम लोग बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे के जो लास्ट सेगमेंट है वो मैंने कोशिश किया है कि अपने सुनने वालों को बुक पायरेसी से थोड़ा सा अवगत कराऊं और चेताऊं। तो क्या सर कभी क्या आपका भी कोई अनुभव रहा है इससे जुड़ा हुआ जो आप शेयर करना चाहें हम लोगों से? नहीं, मैंने आपका पिछला एपिसोड देखा था और उसमें जो आपने बातें की हैं और जो उन्होंने बताया, तो उससे पाठकों को काफ़ी जी, जानकारी मिलती है। और मुझे तो हमेशा ये लगता है कि अगर मुझसे कोई भी कभी जुड़ता है या कोई जानकारी चाहता है तो मैं खुलकर मदद करता हूँ, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी समझ जी, लें, दूसरा व्यक्ति आपकी कोई कॉपी नहीं कर सकता। और आप जो लिखेंगे वो आपको ही पता है कि आप कितना बेहतर लिख पा रहे जी। हैं और कितना कम स्तर का लिख पा रहे हैं। तो इसलिए लोगों का सहयोग करना चाहिए, उनसे सहयोग लेना चाहिए अगर मिलता है तो। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और हमें इतनी सारी जानकारियाँ साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। मुझे इस बात का सबसे अच्छा लगा जब मैं पेंगुइन स्वदेश के साथ जुड़ा कि आपके यहाँ जो संपादन का काम है वो बहुत गहनता से और बहुत अच्छे से होता है। मैंने कई प्रकाशकों से, बड़े प्रकाशकों से मेरी किताबें आई हैं, लेकिन मेरा जो अनुभव पेंगुइन स्वदेश के साथ है वो अद्भुत रहा। मैं हमेशा सबसे इस बात को कहता हूँ कि आप लोगों ने हर एक एक बिंदु पर काम किया है और इसीलिए यह किताब चर्चित हुई है, लोगों के दिल में बैठी है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आगे भी कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने काम को इतनी ही गंभीरता से और अच्छे से कर पाएँ। थैंक यू बिल्कुल, सर, थैंक धन्यवाद। यू। नमस्कार सर। नमस्कार। तो ये रही हमारी आज की बातचीत और अब हम बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे का ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल धन्यवाद।